हिमाचल प्रदेश में 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक के ऊंचे पहाड़ हैं जो पूरे देश और दुनिया के पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इस रोमांच के खेल में कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि पर्वतारोहियों के जान पर बन आती है। पिछले 2 दिनों से लगातार एक ऐसे सर्च मिशन को अंजाम दिया जा रहा है जिस पर फिलहाल तमाम पर्वतारोहियों की सर्च मिशन की टीमों को सक्सेस हासिल नहीं मिली है। आज डे 3 है। हम बात कर रहे हैं मनाली की फ्रेंडशिप पीक की, जहां पर इस वक्त एक लापता हुए ट्रैकर को खोजने के लिए 2 टीमों को जो है वो फ्रेंडशिप पीक पर रवाना किया गया है। इस वक्त मैं एक लोकेशन पर हूं, धुंधी से लगभग 6 किलोमीटर दूर 10,000 फीट की ऊंचाई पर क्या मौजूदा तस्वीर है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। इस वक्त जो है वो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स की टीम को एक दूसरी लोकेशन से भेजा गया है जिस पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर इस वक्त ये पूरी टीम तैयारियां कर रही है क्योंकि मिशन जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये ठीक 4000 मीटर से ऊंचा पहाड़ है, इसे फ्रेंडशिप पीक कहते हैं। इसके एक हिस्से पर जो है ये पर्वतारोही दल सर्च अभियान जारी करेगा। हालांकि यहाँ पहुँचने के लिए जो है काफ़ी कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ेगा। लगभग एक हिस्से पर जाकर जो है वो आज इनका बेस कैंप लगेगा और उसके बाद अगले दिन जो है सर्च मिशन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दूसरी टीम जो है वो पर्वतारोहण संस्थान की सुबह 4 बजे जो है वो ठीक इसी फ्रेंडशिप पीक के दूसरी ओर से जो है वो क्लाइंब कर रही है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। हालांकि यही दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम जो है वो आज एक ऐसे मिशन पर निकली है ताकि आप घर बैठे टीवी स्क्रीन पर जब ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे कंडीशंस में रेस्क्यू मिशन करना और सर्च मिशन करना इन जाबाजों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आइए चलते हैं। कितने घंटे का ट्रैक है अभी आपका? अभी संदीप अम्मा को शायद लगेंगे 4 से 5 घंटे लगेंगे, जहाँ तक बेस तक, जहाँ तक हमारा प्लान है ग्लेशियर के बॉटम तक पहुँचने का। 4 से 5 घंटे। किन बातों का ख्याल आपको रखना है क्योंकि अपनी टीम को भी सेफ रखना है? पहली बात तो जो वहाँ पे सबसे डिफिकल्ट जो टेरेन है वो है क्रवासिस ग्लेशियर्स के ऊपर, और दूसरी डिफिकल्टीज है अमाको की कौन से क्रवासिस में हो सकता है विक्टिम, या फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान देखना पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली। वेदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट? वेदर का हमने वेदर विंडो देखा हुआ है, नेक्स्ट 3-4 दिन क्वाइट अच्छा दिखा रहा है, तो वेदर का उतना इशू नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। जोगिंदर जी, आपने अपना पूरा बैग तैयार कर लिया है। कितने केजी का ये बैग है और क्या क्या इंपॉर्टेंट सामान आपने इसमें रखा है? केजी का तो आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी है। बाकी रही इसके अंदर, इसमें हमारा अपना पर्सनल इक्विपमेंट है और सेफ्टी से रिलेटिव सब चीज़ें हमने डाली हुई है। पर्सनल गियर डाले हुए, और जो भी ग्लेशियर वॉक पे हमको जरूरत पड़ेगी सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, वो सारा सामान हम सब लोगों ने अब अपनी किट में डाला हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त जो प्रोफेशनल माउंटेनियर की टीम है वो किस तरीके से इस ढलान से, तीखी ढलान से जो उतर रही है। इनकी पीठ पर अगर वज़न की मैं बात करूँ तो लगभग 15 से 20 केजी के आसपास जो है वो वज़न रहेगा। अपने आप को भी बचाना है, और जिस तरीके से इस तीखी ढलान पर आपका एक गलत स्टेप जो है वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं इतनी चुनौतियों का सामना जो है वो ऐसे जाबाज पर्वतारोही करते हैं। हालांकि हम इनके साथ जो है वो सिर्फ कुछ ही दूरी को तय करेंगे क्योंकि इससे आगे का जो हिस्सा है वो काफ़ी प्रोफेशनल और ट्रैकिंग है, टेक्निकल है। और इस वक्त वेदर कंडीशन की बात करें तो वेदर कंडीशन भी सूटेबल है। बर्फ़ जो है 2 से 3 फीट बर्फ़ की मोटी परत है। हम लगातार आपको इस तरीके के एक्सपीडिशंस में किस तरीके की चुनौतियां रहती है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि घर बैठे बैठे ये नहीं समझा जा सकता है कि किस तरीके की चुनौती जो है वो माउंटेनियर्स को झेलनी पड़ती है, क्योंकि इतना भारी भरकम बैग
और चुनौतियाँ कठिन रहती है पहाड़ चढ़ने और उतरने के लिए। तो जाहिर तौर पर इसी तरीके का एडवेंचर लेने के लिए जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं और जाहिर तौर पर कई ऐसे अनप्रोफेशनल लोग जो हैं वो पहाड़ों का रुख करते हैं और अपने आप को खतरे में डाल देते हैं। तो यही समझाने की कोशिश हमारी इस रिपोर्ट में रहेगी कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है ताकि जब भी आप इस तरीके से पहाड़ों का रुख करें और पहाड़ों से जो है वो ट्रैकिंग करने के लिए जब भी यहाँ पर आएँ तो बहुत सारी बातों का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। एक घंटे से ज़्यादा हमको इन प्रोफेशनल्स माउंटेनियर के साथ चलते हुए हो गया है। हम ठीक उस सामने वाली सड़क से ढलान में, तीखी ढलान में उतरे हैं, जिसकी तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। अब यहाँ से सीधा स्टीप अप क्लाइंब हो रहा है। यहाँ से चढ़ते हुए टीम को जो है ठीक ऊपर एक स्पॉट है, वहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद जो है वो सर्च एरिया शुरू हो जाएगा। उसके आगे काफ़ी टेक्निकल है। टीम को इन बातों का ख्याल भी रखना होता है कि अपने इतने हैवी सामान से भरे हुए बैग के साथ जो है वो सुरक्षित तरीके से चलना होता है, क्योंकि इन बूट्स के साथ जो चलना बहुत मुश्किल रहेगा। क्योंकि जब भी कोई बिगिनर ट्रैकर जो है इन शूज़ और इतने इक्विपमेंट के साथ चलने लगेगा तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं। इसीलिए लगातार जो है वो पर्वतारोहण संस्थान या दूसरे माउंटेनियर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पर्वतारोही बनाने के लिए तमाम वो टेक्निक सिखाते हैं, ताकि आप जब भी इन ऐसी पहाड़ियों पर चढ़ने का प्लान करें तो व्यवस्थित तरीके से, प्लान तरीके से जो है वो कोशिश करें, क्योंकि उसी में आपकी सुरक्षा है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारी टीम भी इनके साथ जो है वो एक्सक्लूसिव कवरेज कर रही है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हमें जो है वो ट्रैकिंग करते हुआ है। यहाँ पर हॉल्ट लिया गया है। इस वक्त टीम के साथ जो है वो एसडी मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर भी हैं। सर, आप भी इस टीम के साथ जो हैं वो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस करने के लिए निकले हैं। हमारी कोशिश भी यही है कि जो घर बैठे लोग इस वक्त देख रहे हैं उन्हें जो है इस बात को समझना होगा कि जब भी ऐसे प्रोफेशनल माउंटेनियर इस तरीके के सर्च मिशन को कंडक्ट करते हैं तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। ये इतना आसान नहीं होता है। 8 घंटे अगर हम कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप पीक पहुंचने के लिए इनको लगेंगे तो उसका मतलब काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। जी, बताना चाहूँगा कि एक लड़का जिसका नाम आशुतोष था, वो ट्रैकिंग पे 17th को निकला था और 19th को सुबह कोई एवलांच ट्रिगर हुआ था जिसमें वो मिसिंग है। परसों भी हमारी एक टीम गई थी, कल भी गई थी। कल हमारे 2 एरियल रेस्क्यूज़ भी हमने इनिशिएट किए थे, जो कि समहाउ सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और आज जो है हमने ये धुंधी वाली साइड वाला जो ट्रैक है वो लिया हुआ है, और इस ट्रैक को इनफैक्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कर रही है, और जो हाईली वेल इक्विप्ड इनके पास ये टीम है इनकी, और इनके पास जो रैको मशीन है, फॉर्चुनेटली वो मेरे को ये सुनने में आया है कि रैको मशीन शायद हिमाचल में एक ही मशीन है इनके पास। ये कुछ 22 लाख के आसपास की मशीन है, और बाकी इक्विपमेंट्स भी हैं। ये सच है कि जो हमारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमें जो है अपनी लिमिट्स को भी देखना है। हम जो है चैलेंजेस नहीं ले सकते। हमें अगर पैशन है तो जाओ, लेकिन हम प्रोफेशनल माउंटेनियर्स के साथ जो जा सकते हैं, हमारे पोर्टर्स के साथ जा सकते हैं, और हम वेल इक्विप्ड होने पर ही हमें जाना चाहिए। सर, इस रेस्क्यू मिशन में जो है वो कहीं ना कहीं सर्च एक सबसे बड़ा जो है वो एक सेगमेंट रहने वाला है, क्योंकि लापता ट्रैकर को अभी ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती है। इन ट्रैकर्स को भी जो है वो ठीक ऊंचाई पर उस बेस तक पहुंचने के लिए अभी कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, जो कि एक आम ट्रैकर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कई बार जो है वो सैलानी बिना एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन्फॉर्म किए, बिना रूल्स को फॉलो किए इन पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, और कहीं ना कहीं हिमाचल भी बदनाम होता है और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की एक्टिविटी भी बदनाम होती है। तो इसको रोकने के लिए अब समय आ गया है कि कुछ अच्छा कॉन्क्रीटिव वर्क होना चाहिए। जिला प्रशासन ने जो है अक्टूबर में 15 अक्टूबर के आसपास एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें ये कहा था कि जो 15,000 फीट के ऊपर के जितने भी ट्रैक्स हैं उनको विद इमीडिएट इफेक्ट जो है उन्होंने ट्रैक्स को बंद कर दिया था।
और उसके बाद भी जो है 2 ऑपरेशंस ऐसे हुए जो कि 15,000 फीट के ऊपर थे। प्रशासन का यही एक वो रहेगा कि हम जो है इन्हें समय-समय पर इनको आगाह करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो है ट्रैकर से भी रहेगी कि जब वो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है जी। परमिशन के साथ जाएँ। अगर परमिशन के साथ जाते हैं तो जो प्रशासन को पता भी होगा, इनके वेयर अबाउट्स भी हमें पता रहेंगे और सो दैट कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो हम जो है उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे 19th को 9 बजे के आस-पास अगर ये हादसा हुआ तो रात को 9 बजे के आस-पास ही हमें ये बात पता चली। अगर 19th को सुबह ही अगर हमें ये एसओएस कॉल मिल गया होता तो मे बी हम जो है हेली इवैक्यूएशन करके जो है उसकी जान को हम बचा सकते थे। जो है एडवेंचर एसोसिएशन के लोकल प्रोफेशनल माउंटेनर्स है जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस इन पहाड़ों पर जो है चढ़ते उतरने का है। ये ऐसे पर्वतारोही हैं जो बिना किसी जो है वो एक्सपेक्टेशंस के हर बार प्रशासन की मदद करते रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के माउंटेनर्स की बात करें तो उनकी मदद भी कई बार जो है वो लगातार ली जाती रही है लोगों की जान बचाने में। तो आपको लगता है कि एक ऐसे विंग को अब गठित करना होगा ताकि इनके जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहे, क्योंकि इनको भी अपने आप को सुरक्षित रहना पड़ता है, क्योंकि इनके भी परिवार हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर एसओएस कॉल्स आती हैं तो बिना देरी करते हुए ये टीम जो है कहीं पे भी डिप्लॉय की जा सकती है। ये सही है कि हमें जो है रेस्क्यू मैकेनिज्म को जो है इवैक्यूएशन मैकेनिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हमें और ज़्यादा रेस्क्यू के इक्विपमेंट चाहिए। जैसे कि इनके पास रैको मशीन है। रैको एक इक्विपमेंट है जो कि बर्फ़ में 5-6 मीटर्स तक जो है सिग्नल्स को कैच करता है। अगर उस पर्सन के पास जो है फ़ोन है तो उसके सिग्नल्स को भी वो कैच करता है और उसको आइडेंटिफाई हम उस लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इनके पास हैं भी और प्रशासन भी डेफ़िनेटली इस प्रकार के इक्विपमेंट्स डेफ़िनेटली लेना चाहेगा। मेरी पूरी इसमें रिकमेंडेशन भी रहेंगी और उनका इस्तेमाल जो है हम एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को करने देंगे बिकॉज़ आज तक इन लोगों ने जो है कभी कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हमें कभी नहीं बोला और ना कभी इक्विपमेंट्स के लिए बोला है। लेकिन ये हमारे लिए लाइफ सेविंग हमेशा सिद्ध हुए हैं। एक रेस्क्यू मिशन को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ पर कभी भी एसओएस कॉल अगर माउंटेनियर के दौरान की आती है तो वहाँ पर रेस्क्यू की टाइमिंग जो है वो 40 to 55 मिनट्स रहती है, लेकिन उसके अलग अलग स्टेटस रहते हैं। ये समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है वो प्रवीण सूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि जब इंडिया की बात करें, खासकर हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई एंड जो है एडवेंचर करने के लिए टूरिस्ट पहुँचता है, तो ऐसे में कई रेस्क्यू मिशंस को आप कंडक्ट कर चुके हैं, पार्ट रह चुके हैं। कितनी चुनौती मानते हैं, अभी भी क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके तहत आने वाले टाइम में जो है इस सेक्टर को और मजबूत किया जा सकेगा? रेस्क्यू प्रोटोकॉल सेट नहीं है, एक परमिशन का पैटर्न सेट नहीं है और सबसे बड़ा जो की किसी भी रेस्क्यू मिशन का रहता है वो कम्युनिकेशन है और ज़्यादातर हमारे पहाड़ों में कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं रह जाता। अगर एसओएस कॉल भी करनी है तो आप कर नहीं पाओगे। तो यानी आपको लगता है कि इन तमाम जितने भी खूबसूरत पहाड़ हैं वहाँ पर एक जो है वो कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि कभी भी अगर कोई फंस जाए तो इन नो नेटवर्क जोन में जो है वो नेटवर्क बढ़ाए और लोग जो है जल्दी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। देखिए, मेरे हिसाब से सरकार को एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग को एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप करना पड़ेगा एक इन्फेंट स्टेजेस से और उसके अलग अलग सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे। पहले तो परमिशन का, इंफॉर्मेशन का जो राइट जगह पे जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को जाए, रेस्क्यू टीम्स को जाए। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए एक पैटर्न सेट करना पड़ेगा और कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग नहीं जा सकते, ये भी आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर से देखा गया कि कोई एमेच्योर ऐसे हाइक पे निकल जाते हैं, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी एफर्ट्स फेस करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, एक्सपेंडिचर वाइज या ऑफिस का काम छोड़ के बाहर आना पड़ता है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है, जब एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठ के रूल्स बनाते हैं वो बोलते हैं बंद कर दो इस इंडस्ट्री को, जिसका खामियाजा इंडस्ट्री को भुगतना पड़ता है। प्रोफेशनल लोग जो जिनका रोजगार, रोजी रोटी इससे चलती है, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है उसका। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी इसी से है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4000 के करीब जो ऐसे लोग हैं जो इस एडवेंचर इंडस्ट्री से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आपको लगता है कि इस सेक्टर को सिक्योर करने की ज़रूरत है ताकि आप जैसे लोगों का जो है वो बिजनेस सिक्योर हो सके? 100% मैं कहूँगा कि सिक्योर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और हमें
कुछ साल पहले तक तो ये था कि यूरोप से कुछ सीखना चाहिए। आज की डेट में अगर आप देखो, हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे नेपाल ने इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है, और नेपाल गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं, और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग इंडस्ट्री से क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं आप। वहाँ और यहाँ में क्या फर्क है, संक्षिप्त में अगर समझना चाहें पहला तो परमिशन प्रोटोकॉल में फ़र्क है। यहाँ पे कोई परमिशन नहीं लेता, ना आपको कोई फीस मिल रही है। सेकंड फ़र्क ये है कि जो प्रोफेशनल गाइड्स की ट्रेनिंग और रेस्क्यू नेटवर्क का सेटअप, ये मेन एक डिफरेंस है हमारा। क्योंकि अगर कोई हाई एंड टूरिज्म आपने लाना है, या आपने किसी को अच्छे टूरिस्ट को यहाँ पे लाना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अगर पहाड़ में आप गिर गए, एंकल टूट गया, जो कि नॉर्मल चीज़ है, कि मेरे पास रेस्क्यू बैकअप कुछ नहीं है, आपको मैं पीठ पे उठा के लाऊंगा या घोड़े पे लाऊंगा, ये बात चलेगी नहीं। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। तो यही जानने की कोशिश जो है वो हम लगातार कर रहे हैं कि इन पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार एक रोमांच का शौक लिए सैलानी जब यहाँ पर पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर, धरातल पर जो है ज़मीनी हकीकत जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वो है क्या, क्योंकि आने वाले समय में इन तमाम ऐसे एडवेंचर लवर्स के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक रूल मैप करने की ज़रूरत है। और अगर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट करना तो है, उसके लिए भी जो है रूल एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट तौर पर जो है इम्प्लीमेंट करने की सख्त ज़रूरत है। ये जोगिंदर जी, आप अभी कहाँ से जाएंगे और कितना समय अभी आपको बेस कैंप के लिए लगेगा? यहाँ से माँ को 4 घंटे और लगेंगे बेस कैंप तक पहुँचने को। सो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट लेके फिर राइट में सीधा ऊपर हिट करेंगे। फिर जो हमारी परसों वाली ट्रेल है उसको फॉलो करके जो ऊपर वाले पहाड़ दिख रहे हैं, इसके बॉटम से जो स्नोई वाला हम्प है, यहाँ से आगे ग्लेशियर तक पहुँचेंगे हम। टेम्परेचर कितना फेस करना पड़ेगा आपकी टीम को? डे टाइम तो प्लेजेंट है जी, अराउंड 25-28 के आसपास, और रात को -6 से 10 डिग्री, -6 to 10। और बर्फ पे ही बेस बनाना पड़ेगा आपको? हाँ जी, बर्फ पे ही बेस बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जो क्रेवासीज और ग्लेशियर का जोन है, वो कितना टेक्निकल रहने वाला है सर्च के लिए? वो अभी डिपेंड करेगा स्नो कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि ऊपर से अवलांच भी आया हुआ है। ज़्यादातर क्रेवासीज ओपन है, तो उतना डिफिकल्टी नहीं होगा नेगोशिएट करने को, क्योंकि सारे विजिबल है। तो दूसरी टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट में रहेगी आपकी टीम? दूसरी टीमों के साथ हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट में हैं। वो हमारे को सैटेलाइट से अराउंड 4 बजे के अराउंड और कॉल करेंगे अपना स्टेटस और हमारा बताने के लिए कि क्या चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी टीम को, और आप सुरक्षित तरीके से जाएं और वापस आएं। यहाँ तक हमने आपके साथ सफ़र किया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारी इस खास रिपोर्ट में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से माउंटेनियर्स जो हैं वो चुनौती का सामना करते हैं, क्योंकि इस वक्त पिछले 72 घंटों से जो है वो लगातार एक ऐसे सर्च मिशन को पर्वतारोही दल जो है वो अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि 25 वर्षीय ट्रैकर जो है वो एवलांच की चपेट में आता है और फ्रेंडशिप पीक के पास लापता हो जाता है। हालांकि 2 टीमें जो हैं इस पर काम कर रही है। एक हिस्से को हमने दिखाया, अब दूसरी टीम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी टीम अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान की टीम है और दूसरी तरफ से फ्रेंडशिप पीक के दूसरी तरफ से जो है वो अप्रोच कर रही है। 4 बजे सुबह निकली थी। हालांकि आज दूसरी टीम को भी जो है वो सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन कई सारी ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपके लिए भी जानना ज़रूरी हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के सीनियर इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। लुदर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार जो हैं वो पहाड़ों पर एवलांच और क्रेवास से रिलेटेड हादसे हो रहे हैं, ये चिंताजनक है। हाँ, ये एक पर्वतारोही के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि इस प्रकार के हादसे जो हो रहे हिमालय में, ये हिमालय में काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ। इस साल तो काफ़ी ट्रेजेडी हुई है। इससे पहले भी CV13 में एक हादसा हुआ था। इस साल की बात करें 16 जून को एक वेद व्यास नाम का एक लड़का करवास में चले गया था। उसके बाद अली रतन टिब्बा में 4 लोग मिसिंग हो गए थे, वो भी हमारी टीम ने सक्सेसफुली उनको रिकवर किया। या उसके बाद अभी ये जो हादसा हुआ है, ये फ्रेंडशिप पीक पे ये 3 लड़के गए थे, जिसमें से एक लड़का तो
कॉल से नीचे से ही वापिस आया। आज मेरी जो रिसेंटली जो बात हुई थी सैटेलाइट फ़ोन से, जो मैंने जो जिनको यहाँ से संस्थान की तरफ से जिन्हें डेप्यूट किया गया था, 10 लोगों की टीम थी, उसमें से मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ड्रोन से हमने जो वीडियो शूट किए हुए हैं उनको हम नीचे आके स्क्रीन पे देखेंगे, वैसे कोई पुख्ता सबूत या कुछ ऐसे कोई क्लू नहीं मिले हुए फिलहाल। आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से रेस्क्यू मिशन को जो है वो कंडक्ट करते रही है आपकी टीम, और लोकल वॉलंटियर्स की भी मदद ली जाती रही, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, खुद को भी बचाना है और दूसरे को ढूंढ कर जो है सुरक्षित वापस लाना है, समय बहुत लगता है। एक तरफा की अगर बात करें तो कई लोकेशंस पर 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, और वापस आने में भी जो है वो काफ़ी घंटे लगते हैं लौटने के लिए। एयर स्पोर्ट कितना महत्वपूर्ण है? अगर हम विदेशी कंट्रीज़ की अगर बात करें, वहाँ के रेस्क्यू मिशंस की अगर बात करें, तो वहाँ पर जो है वो ग्राउंड के साथ साथ एयर स्पोर्ट भी रहता है। हिमाचल प्रदेश में क्या अब ज़रूरत बन गई है कि एक प्रोफेशनल एयर स्पोर्ट भी हो, ताकि जो भी लोग जो हैं पहाड़ों का रुख करें, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाता है तो उसे तुरंत एयर इवैक्यूएट किया जा सके? हाँ, एक्चुअल ये थोड़ा-सा हम लोग बहुत पीछे है। मुझे भी लगता है कि फ़ॉरेन में क्या रहता है कि जिस प्रकार हम लोग ये टैक्सियाँ हायर करते हैं, सिमिलरिटी जैसे उनके पास हेली टैक्सी रहता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इमीडिएटली कॉल करके उनके पास वो सुविधा पहुँच जाती है। हमारे इंडिया में क्या है कि जब भी हमें इस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। टूरिज़्म का काम है, हमारे पास एक हेली तो होना ही चाहिए ताकि हम लोगों को सुविधा भी दे सकें। कि जब आप हाई एलिवेशन में अबव 4000 मीटर में जब भी इस प्रकार की हादसे होते हैं, तो बोलते हैं ना, वॉर अगेंस्ट टाइम। आपको टाइम के साथ लड़ना पड़ता है। उस हादसे में कोई कैजुअल्टी हुई या ट्रैप हुआ है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है। रेस्क्यू का मतलब है कि आपको टाइम के साथ लड़ना है। तो जो हमारा ये जैसे हमारे पास जो सुविधाओं का अभाव होने के कारण हमें लगता है कि अब देखो 3 दिन हो गए, 3 दिन तक हेली भी पिछले कल आया था, हमने हेली में भी रेकी किया, बट कहीं भी कोई क्लू नहीं मिल रहे हैं। तो आज भी हमारी टीम टुवर्ड्स जो ट्रेडिशनल रूट है हमारा लेडी लेक साइड से, उसके ऊपर अप्रोच करने गई थी। अभी वो वापस नहीं लौटे, जैसे ही वो वापस आएँगे तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्दर क्या करना है, मैं अपनी हायर अथॉरिटी से डिस्कस करूँगा, और फर्दर क्या एक्शन लेना है, आगे भी हम इसके ऊपर काम करेंगे। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीनियर इंस्ट्रक्टर अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान से। हम यही दिखाने की कोशिश जो है अपनी इस रिपोर्ट में कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो फिलहाल इस वक्त मनाली में एक ऐसे सर्च मिशन को अंजाम दिया जा रहा है जो कि सबसे बड़ी चुनौती जो है इस वक्त लगभग 15 से ज़्यादा पर्वतारोहियों के लिए बना हुआ है, क्योंकि 2 लोकेशन से जो है वो फ्रेंडशिप पीक को अप्रोच किया जा रहा है। हालांकि ट्रेसेस मिल पाना जो है फिलहाल मुश्किल है। कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 दिन तक ये पर्वतारोही जो हैं वो लापता हुए ट्रैकर की खोजबीन में लगे रहेंगे। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।